हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है वो अगर आप किसी भी स्टेट से अगर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करें या शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी करें तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड नाम का जो टॉपिक है वो वहाँ पे अपना एक अहम स्थान रखता है। तो ये जो क्लास है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम जो बात करेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण जो MCQs हैं उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और इसी हिसाब से आपसे पूछे जाते हैं। खास तौर से आपकी अपनी शिक्षण अभिरुचि के बारे में पूछा जाता है कि आप एक शिक्षक होने के नाते किस तरह से अपने स्कूल में किस तरह का व्यवहार करोगे, स्कूल में अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित करोगे, छात्रों को समझाने के लिए कौन सी विधियां अपनाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? तो अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का। हाँ, इन सभी का परामर्श जो हेल्पफुल हो सकता है अगर ये अच्छा परामर्श देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? बताओ कि छात्र संघ नहीं बनाने देंगे, विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, या फिर शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में सहयोग करेंगे, या उदासीन रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? शांतिपूर्वक चुनाव भी कराएंगे और उनका सहयोग भी कर देंगे। नेक्स्ट है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका क्या विचार है कि उन्हें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, या फिर उनको पढ़ाने से उनकी जो मनस्थिति की जानकारी मिलती है, या फिर छोटे बच्चे शरारती होते हैं, या फिर उनको पढ़ाने से सर दर्द होता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पढ़ाने से, छोटे बच्चों को तो पढ़ाएंगे तो उनकी जो मनस्थिति है उसकी जानकारी हमें मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो ये क्या दर्शाता है? अध्यापक का जो हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक भेदभाव का दृष्टिकोण है वो यहाँ पे शिक्षक अपना रहा है कि लड़का तो बहुत जल्दी सीख जाएगा और लड़कियां सीख कौन पावे। तो ये हम कहेंगे कि लिंग पक्षपाती विचार है शिक्षक का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आंकलन क्या है। आंकलन से हमें क्या जानकारी मिलती है कि बच्चों को वर्गीकृत करने की रणनीति है, बच्चों में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है, या फिर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव की और दबाव को उत्पन्न करती है, या फिर सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आंकलन के द्वारा जो है बच्चों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी जो भी सीखने की क्षमताएं हैं उनके बारे में ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श बनाना चाहिए। जो अभ्यर्थी को किस अध्यापक को अपना आदर्श बनाना चाहिए, यानी कि फेवरेट टीचर किसे बनाना चाहिए? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुगठित शरीर का हो उसे बनाना चाहिए, या फिर जो अत्यंत लोकप्रिय हो उसे बनाना चाहिए, या फिर जो सबकी हाँ में हाँ करता हो, या फिर वही करता हो जो कहता वही करता हुआ कहता हो, जिद्दी होगा, अत्यंत लोकप्रिय होगा, सबकी हाँ में हाँ करता होगा। तो यहाँ पे जो है शिक्षक सबकी हाँ में हाँ करता होगा, यानी कि हर छात्रों की जो जिज्ञासा है उनको बिल्कुल अच्छे से समझाकर उदाहरण देकर उन बच्चों को समझाएगा। अगर बच्चे कह रहे हैं कि आज हम क्लास के साथ अंताक्षरी भी करेंगे, सभी बच्चों का मन है तो वो कहेंगे हाँ कोई नहीं, साथ में अंताक्षरी भी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंसर रहता है। नेक्स्ट है कि कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप ऊपर कैसे उठाएंगे? कि प्रधानाध्यापक ने कह दें कि भाई कमजोर है, अभिभावकों ने भी कह देंगे, या फिर ज़्यादा टाइम देवांगा सुधारने के लिए, या फिर अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेवांगा। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से, अभिभावक से कहने से कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे? छात्रों को ज़्यादा टाइम देंगे, वो सीखने में किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधार के उन्हें किस और दूसरी विधि से हम पढ़ा सकते हैं तो वो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो हम उन्हें थोड़ा और अधिक टाइम देंगे समझाने के लिए। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? जो क्लास पीरियड्स लगते हैं उनमें विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? छात्रों की रुचि के आधार पर जो क्लास के घंटे लगने चाहिए, या फिर कोई आधार ही नहीं होना चाहिए, या कह रहे विषयों की कठिनाई के आधार पर होना चाहिए, या फिर विद्यालय की सुविधा अनुसार होना चाहिए? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विषयों की कठिनाई के आधार पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होने चाहिए। ये जो शिक्षा विधि है, जो हम यहाँ कहते हैं कि जो शिक्षण का जो तरीका है वो ये कहता है कि सबसे पहले क्लास के जो भी घंटे होते हैं वो आसान विषयों के होने चाहिए, और उसके बाद जो है सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट के होने चाहिए और उसके बाद आसान के होने चाहिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल में आता है सुबह सुबह तो उसमें वो इतनी एनर्जी होती है, स्फूर्ति होती है और एकाग्रचित्तता होती है कि वो उस चीज़ को आसानी से एक बार में समझ ले। जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सारे घंटे हैं वो पहले स्टार्टिंग में होने चाहिए, और उसके बाद जो छुट्टी के टाइम के जो समय होते हैं उस समय जो पीरियड्स होते हैं वो आसान सब्जेक्ट के, जैसे कि हिंदी की या फिर कहानियों के, अंताक्षरी वगैरह के, ये सारे घंटे होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो है हार्ड सब्जेक्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की शिकायत पर ध्यान ही नहीं देंगे या फिर दंड देवांगा, भाई थे मेरी शिकायत करे तो मैं अंक काटूंगा, या फिर प्रधान जो अध्यापक है उसको रिपोर्ट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। यह तरीका सही रहेगा कि भाई मैं थारे सामने कॉपी चेक कर ला रही हूँ, अगर गलत है तो थे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारों को बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों मानते हैं कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली वो शिक्षित बेरोजगारों को बढ़ाने वाली विधि है, क्योंकि ये जो है शिक्षा के लाड़ में कला की नीतियों पर आधारित है। ठीक है। शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जा सकता है। ठीक है। शिक्षा व्यवसाय मुखी नहीं है। ठीक है। ये सारा ज्ञान जो है बच्चों को नहीं मिल रहा है। उनको पढ़ाने के साथ साथ जो है उनको जो है किस तरह से हम जो हस्तकौशल सीख सकते हैं या फिर जो सिद्धांत और ज्ञान सीखे हैं उनको हम वर्तमान जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गलतियां रह सकती हैं। नेक्स्ट है कि यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करोगे। सारा मास्टरों को प्रश्न है कि अगर कोई क्लास में थारी क्लास में कोई टाबर गलत प्रश्न पूछना रहे तो थे क्या करोगा, बिन पर ध्यान ही नहीं देगा, या फिर अन्य छात्राओं अधिक बिन जिको टाबर प्रश्न पूछे तो बिन थे ज्यादा गृह कार्य दे दूंगा, या फिर पारितोषिक है तो बिन प्रोत्साहित करोगा, या फिर क्या करेंगे उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। गलत प्रश्न पूछ रहे तो हम क्या करेंगे कि भाई गलत क्यों अपना पूछन ला रहे हैं, तो बिन कोई औपचारिक विधि होगी तो वह आप है यूज करांगा। नेक्स्ट है कि छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे। ये कह रहा है कि छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिर क्या करेंगे, कि उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना सिखाएंगे, या फिर खेल से सर्वांगीण विकास होता है ये हम छात्रों को बताएंगे, या फिर खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाएंगे हम उन्हें, या फिर छात्रों के साथ खेलना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना विकसित करेंगे, तो हम बच्चों को ये बताएंगे कि खेल से जो आपका सर्वांगीण विकास होता है और पढ़ाई के साथ साथ हम कौन सी एक्टिविटी है वो खेलने के तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उन्हें समझाएंगे। नेक्स्ट है कि पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। पठन पाठन ये जो विधियां होती है जैसे कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये जो विधियां होती है पाठ को पढ़ाने की, प्रस्तुत करने की, तो इसमें बता रहा है कि किस चरण को सबसे अधिक समय देना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण पर सबसे अधिक समय देना चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छी प्रस्तुति शिक्षक करेगा तो छात्र जो है स्टार्टिंग में ही उस तरीके को समझ पाएंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इसकी खास बातें क्या रहेगी और इस टॉपिक से रिलेट और क्या जानकारी हमें आज मिलने वाली है। तो ये सारी जो है प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि अगर एक शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व अपने विद्यार्थियों की स्तर का ज्ञान नहीं है, यानी कि जो बच्चा है क्लास में किस टाइप के बच्चे बैठे हैं, कितने होशियार बच्चे हैं, कितने या फिर वो बच्चे हैं जो शरारती हैं, कितने वो बच्चे हैं जो एक बार बताने से समझ जाते हैं, कितने वो बच्चे हैं जो बार बार बताने पर भी नहीं समझते हैं। तो इन सारों को मिलाकर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर एक शिक्षक जो है किस प्रकार की विधि अपना सकता है, चाहे वो उनको बोर्ड पर लिख के समझाए या फिर भाषण के माध्यम से समझाए या फिर जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनके माध्यम से समझाए, तो वो सारी विधियां जो है शिक्षक अपना सके। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी समस्या है उसको पहले टुकड़े टुकड़े करना और फिर उसको जोड़ देना, यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके टुकड़े करके उसको जोड़ा जाता है, तो वह संश्लेषणात्मक विधि होती है। और इसमें जो छात्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे। विद्यालय में छात्रों को अगर प्रेरणा देनी है तो आप क्या करोगे, कि प्रेरित लोगों के उदाहरण दे देंगे, या फिर पारितोषिक देंगे, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे, या फिर प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण व्याख्यान कोई फर्क कौन पड़े और पारितोषिक देने कोई ज्यादा फर्क कौन पड़े। हम यहाँ क्या करेंगे, जो प्रेरित लोग हैं उनके उदाहरण बच्चों को समझाएंगे ताकि वो भी उनसे प्रेरणा लें और जो प्रेरणा लेकर जो है कुछ अलग अपने करने की सोचे, आगे बढ़ने की सोचे, या फिर प्रेरित हो कि अपने शिक्षा स्तर को और ज़्यादा प्रभावी बनाने की सोचे। नेक्स्ट है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, या फिर धर्मानुराग।
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि छात्रों में सब जो विकास है वो एक शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है कि सबसे बड़ी बात है छात्रों में आत्मविश्वास का विकास किया जाए। जब तक छात्रों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो एक तो है कि अपनी बात को अच्छे से बताएगा नहीं, बार बार हकलाएगा, डरेगा, संकोची हो जाएगा। तो जो है उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी उनको वो बता कर नहीं व्यक्त कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उनमें आत्मविश्वास का विकास किया जाए। छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? तो उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। उन्हें ये बताएंगे कि झूठ बोलना अपराध है, यह भी सही है। कि सत्य बोलने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करके उन्हें पुरस्कार देंगे। सत्य बोलने वाले छात्र है तो छात्रों जो बाकी छात्र अगर किन्हीं में झूठ बोलने की आदत है तो वो सही हो सकती है। तो यहाँ पे राइट नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ छात्र बिना छुट्टी के लिए स्कूल के दौरान स्कूल से भाग जाते हैं। इसे रोकने के लिए आप क्या करोगे? स्कूल में आ जाए, छुट्टी ले बिना भी स्कूल में भाग जाए, बीच में भागना टाबरंग ले थे क्या करोगा कि जानने की कोशिश करेंगे वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और फिर उसका उपचार करेंगे, ठीक है। पिटाई कर देंगे कौन नहीं करा, चिंता व्यक्त करेंगे कौन नहीं करा, साथ में सलाह लेवांगा कौन लेवा। तो हम क्या करेंगे उनकी जो है ये जो भी वो अगर कर रहे हैं कि स्कूल से भाग रहे हैं, ये जो गलती है वो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, आखिर किस कारण से वो स्कूल में आने के बाद जल्दी से भाग जाते हैं। क्या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में रुचि नहीं, या फिर किसी का शिक्षण उबाऊ लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उनका कारण जानकर फिर उनका उपचार करेंगे। नेक्स्ट है कि जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपके संदर्भ में क्या राय है कि धन और संपन्नता चाहते हैं वे अध्यापक ना बने? तो हम इसमें क्या कहेंगे ये आप बताइए जी सोच के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही, क्योंकि जो शिक्षक है ना उसको एक आदर्श जीवन व्यतीत करना होता है, एक अनुशासित रह कर जो है अपना व्यक्तित्व समाज में, विद्यालय में छात्रों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो संपन्नता ये जो होगी वो यहाँ पे नहीं हो सकती, तो यहाँ सही है। नेक्स्ट है कि यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करोगे? उनको दंड देंगे या फिर भाषण देंगे या फिर गलती से अवगत कराएंगे या फिर गलती का कारण जानेंगे? यहाँ पे प्रश्न पढ़ना कि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे उनकी गलती से उन्हें अवगत कराएंगे और इसके क्या नुकसान होने वाले हैं वो सारी चीजें उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है किससे? अध्यापक के व्यक्तित्व से, अनुशासन से, शिक्षण सामग्री से या फिर छात्रों के सहयोग से। विविधता तो छात्रों की तो होती है, जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से और सीखने के स्तर से या फिर जो सामाजिक स्तर से, ये सारी बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है जिनसे क्या है छात्रों में विभिन्नता हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाने में विभिन्नता उत्पन्न करनी है तो हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो श्रव्य हो या फिर दृश्य श्रव्य दोनों ही प्रकार की शिक्षण सामग्रियां हो। तो हम क्या करेंगे इन सामग्रियों का प्रयोग करने से शिक्षण में विविधता बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? क्षमा, निराशा, रुचि का अभाव है तो इससे किस समस्या की समस्या हो सकती है? तो अनुशासन की समस्या हो सकती है, ठीक है। परीक्षा में भ्रष्ट साधन उपयोग करने की समस्या हो सकती है, ठीक है। छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या हो सकती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। अगर छात्रों की परीक्षा में रुचि नहीं है तो ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? यहाँ पे पूछ रहा है छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु क्या करेंगे? अच्छे लेख और श्यामपट्ट कार्य के महत्व पर भाषण देंगे। नेक्स्ट है कि सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास कराएंगे या फिर शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना, गुरुजी आप ही लिखेगा। अच्छे लेख वाले पत्र का उदाहरण देना, कोई उदाहरण दे देगा, भाषण दे देगा या फिर मास्टर जी स्वयं लिखेगा। तो यहाँ पे जो है छात्रों में उस क्रिया को जो है आकर्षक बनाकर उसमें और ज़्यादा रुचि लेने की जो क्रिया है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास करने का मौका देंगे ताकि उनके जो मन में है वो श्यामपट्ट को यूज करने का, उस पर लिखने का जो भी उनमें जो कौतूहल होता है, एक जिज्ञासा होती है, उसको जो है और ज़्यादा अग्रसर किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों को हम टाइम देंगे उन्हें खुद श्यामपट्ट पर लिखने के लिए। तो ये थे आज की क्लास के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है अनुसार अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जैसा जरूरत ही बैठा पाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी करी है। तो आप जो है अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और लाइक जरूर कर दियो और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास थाने किया लगी है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्विज के साथ हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।